अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे ऑन द रेड ब्लड सेल एंड एरिथ्रोपोइसिस पर। और उसके बाद हम बात करेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड एज वेल एज प्रोडक्शन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन। पहले सेशन में हम आरबीसी पर बात करेंगे और साथ साथ हम एरिथ्रोपोइसिस पर भी बात करेंगे कि इसके स्टेजेस क्या है। इसकी मुख्तलिफ सेल्स जो है बनते हैं इमेच्योर से। जब मेच्योर बनते हैं तो कौन कौन से स्टेजेस में जाते हैं तो वो डिस्कस करेंगे। और इन द लेटर सेक्शन इंशाल्लाह वी विल टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर, function, production, and different types of hemoglobin. So, in the start, we will talk about to know the function of RBC. What are the main duties which RBC they can do in our body? अगर भी आरबीसी की बात की जाए तो these are erythrocytes and their main function of these erythrocyte is the transportation। एंड ट्रांसपोर्टेशन जो है इसकी कार्बन डाइऑक्साइड की भी करते हैं एंड ऑक्सीजन की भी करते हैं, बट स्पेसिफिकली ऑक्सीजन जो है ये दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ दैट आरबीसी थ्रू द हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में जो एक बाइंडिंग साइट होती है जहां पर ऑक्सीजन जो है ये रिएक्ट करता है वहां पे एंड दे मेक द ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और लंग्स से फिर इसी ऑक्सी हीमोग्लोबिन को उसकी फिर थ्रू द ब्लड ट्रेवलिंग होती है टुवर्ड द टिश्यू। टिश्यू पर पहुंच के बिकॉज ऑफ द पार्शियल प्रेशर डिफरेंस वहां पे ऑक्सीजन जो है रिलीज होती है हीमोग्लोबिन से आरबीसी से। और ये टिश्यू को डिफ्यूजन के जरिए फिर ट्रांसफर होती है। वहां से इसको फिर विन द अपफ्लोडिंग हो जाती है, ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है। सो दैट इज नोन एज द डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। वहां से ये हीमोग्लोबिन जब वापस लंग्स की तरफ आती है ताकि और ऑक्सीजन जो हम इनहेल करते हैं और ये रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन से ये ऑक्सीजन ट्रांसफर होके व्हेन इट रीच्ड क्रॉस द कैपिलरी मेम्ब्रेन तो और ऑक्सीजन को ये ट्रांसपोर्ट करने के लिए दोबारा से लंग की तरफ ट्रेवल करते हैं। तो वापसी पर कुछ सब परसेंटेज ऑफ द carbon dioxide that is being combined with the hemoglobin, which is known as the carbaminohemoglobin. So that carbaminohemoglobin and oxyhemoglobin, one is the carboxyhemoglobin, that is when the carbon dioxide के बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये ऐड हो जाती है हीमोग्लोबिन की जो और ये भी याद रखिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है that has 200 more times affinity for the hemoglobin than the oxygen। लेकिन इसकी कोई बाइंडिंग साइट नहीं अलग नहीं होती, तो इसलिए ये ऑक्सीजन की ही बाइंडिंग साइट पर बाइंडिंग हो जाती है ये कार्बन मोनोऑक्साइड की विद हीमोग्लोबिन। और यही वजह होती है कि फिर ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट थोड़ी सी मुतासिर होती है एंड दिस इज एक्चुअली नोन एज द कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। तो ये ट्रांसपोर्ट जब के अलावा जो है ये रेड कलर जो है ये हेमोग्लोबिन रेड आरबीसी के अंदर जो है हेमोग्लोबिन होती है और उस हेमोग्लोबिन का जो हीम पार्ट है एक्चुअली दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट रेड कलर ऑफ द नॉट ओनली द आरबीसी बल्कि ये जो ब्लड की रेड कलर है दिस इज बिकॉज ऑफ दैट हीम पार्ट ऑफ द हेमोग्लोबिन व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड द आरबीसी। और स्पेसिफिकली जब हेमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन कंबाइन होती है व्हेन इट इज द ऑक्सी हेमोग्लोबिन then the color of the blood is very bright red। on the other hand when there is no oxygen there is deoxygen मतलब we can say that the कार्बामीन हेमोग्लोबिन होती है या डीऑक्सी हेमोग्लोबिन हो जाती है ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है। तो जो वेनस ब्लड होता है बेसिकली वो भी रेड कलर होती है लेकिन दैट इज नॉट लाइक द ब्राइटनेस में उस तरह नहीं होती जिस तरह ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है। जैसे डार्क रेड जो है उसमें होती है। बट ओवरऑल इन दोनों केसेस में जो रेडनेस है दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द हीम पार्ट ऑफ द hemoglobin which is present basically inside the RBC। So RBC contain the carbonic anhydrase enzyme, this is another main function। और यही वो इंजाइम है जो कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इसकी डिफ्यूजन हो जाती है टिश्यू की सेल में जब मेटाबॉलिज्म होती है वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज और प्लस लिपिड और अदर न्यूट्रिएंट्स तो वहाँ से फिर एनर्जी वाटर और ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। तो यही कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन एंटर इनटू द ब्लड
सो ये वहाँ इनसाइड द कैपिलरी वहाँ पे या तो ये प्लाज्मा में वाटर में इनकी डिजॉल्व हो जाती हैं, या जो है ये इंटर हो जाती हैं इनटू द आरबीसी। आरबीसी के अंदर यहाँ पे या तो ये हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन हो जाती हैं, विच वी कॉल एज द कार्बामीन हीमोग्लोबिन, या जो है वहाँ पे एंजाइम होती है कार्बोनिक एनहाइड्राइज एंजाइम। ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस जो है ये इस CO2 की रिएक्शन विद वाटर जो है ये कैटालाइज करती हैं टू मेक द कार्बोनिक एसिड। और जब कार्बोनिक एसिड बनती है, सो इट इज अ वेरी वीक कंपाउंड, और एक वीक होती है, एंड वेरी क्विकली जो है ये डिसोसिएट हो जाती है इनटू द आयंस, बाइकार्बोनेट आयन एंड हाइड्रोजन। और ये बाइकार्बोनेट आयन जो है फिर ये ट्रांसपोर्ट होती है उसकी रिस्पिरेशन में। हमने डिस्कस किया था कि कार्बोनेट आयन चूंकि ये वापस हाइड्रोजन के साथ मिलके H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड बना सकती हैं, so दैट्स व्हाई HCO3 को आरबीसी से बाहर प्लाज्मा की तरफ जो है इसको भेजा जाता है। इसकी बाहर उसकी क्या कह सकते हैं कि एक हिजरत कर लेता है टुवर्ड्स द प्लाज्मा, और उसकी बजाय जो है क्लोरीन जो है ये अंदर आ जाती है इनटू द आरबीसी प्लाज्मा से, विच वी कॉल एज द क्लोराइड शिप। और ये दोनों एक ही प्रोटीन चैनल से इन आउट हो जाते हैं, क्योंकि आरबीसी की बाहर प्लाज्मा में कार्बोनिक एनहाइड्रेस नहीं है, तो वहां पर ये बाइकार्बोनेट आयन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहां पर उसकी जो कार्बोनिक एसिड में रिकन्वर्जन की कोई चांसेस नहीं होती। और जब ये दोबारा लंग्स पर पहुंच जाती हैं तो दोबारा से HCO3 that come again inside the RBC, and chloride again go outside the RBC, वापस आके यहाँ पे ये दोबारा से हाइड्रोजन के साथ थ्रू दिस एंजाइम द कार्बोनिक एनहाइड्रेस they remake the carbonic acid which again dissociate into the water, and CO2 वाटर ब्लड में ही रह जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड अलविलाई में एंटर होकर बाहर एक्सपेल की जाती है। So this is one of the important reaction which is actually used during the transport of that's carbon dioxide. Carbon dioxide तीन तरीकों से उसकी transport होती हैं. One is dissolved in the plasma, the other is the combination with the hemoglobin, and the third is in the form of that bicarbonate ion. But for that, that is a specific enzyme is required which is present inside RBC, and that enzyme is known as the carbonic anhydrase. The another main function of the hemoglobin is that it work when there is too much when there is too much acid environment, and when there is too much basic environment. So when there is too much acidic environment, this is known as the acidemia, and alkalemia, which is when there is the too much basic environment inside the blood. So acidemia and the alkalemia both they can be buffered and they can be neutralized by the hemoglobin by combining the hydrogen ion. अगर यहाँ पे हाइड्रोजन आयन जो है जितनी ज्यादा होगी ब्लड में फ्री हाइड्रोजन आयन, तो उतनी ही जो है पीएच कम होगी और उतनी ही ज्यादा एसिड एनवायरमेंट होगा। So when there is too much hydrogen ion, the hemoglobin that combine the hydrogen ion with itself, and hence decrease the concentration of the free hydrogen ion, जिसकी वजह से यह पीएच थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी और एसिडिक हाईली एसिडिक इन्वायरमेंट से बेसिक की तरफ या न्यूट्रल की तरफ जो है ये कन्वर्जन होगी। The same is for the when there is alkalemia, so there will be less attachment combination of the hydrogen ion with the hemoglobin. Hence, there will be more free hydrogen ion free, and there will be decrease the pH, which will lead to the decrease in the that alkaline environment. So that is actually a very good buffer, the hemoglobin. So important function was the transportation, the red color, that carbonic anhydrase enzyme, and that buffering of the acid and base. Now the question is why hemoglobin reside inside the RBC and not free in the bloodstream. जैसे हम जानते हैं कि hemoglobin जो है ये सिर्फ आरबीसी के अंदर होती है, बाहर नहीं होती। तो द मेन रीजन जो है इसके ये है कि अगर ये बाहर आ जाता है, सो सम ऑफ द hemoglobin दे में लीक आउटसाइड द कैपिलरी वॉल, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे डिक्रीज ऑफ hemoglobin
कंटेंट जो है वो हो सकती है. So the answer is when it's free in the plasma, yani outside the RBC of the human being, about 3% of it leak through the capillary membrane into the tissue spaces or through the glomerular membrane of the kidney into the glomerular filtrate each time the blood passes through the capillaries. Therefore, for hemoglobin to remain in the human bloodstream, it must exist inside the red blood cell. और अगर रेड ब्लड सेल से बाहर निकलती हैं तो या तो ग्लोमेरुलस के जरिए इसकी फिल्ट्रेशन हो जाएगी, बाहर चला जाएगा, या जो है ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर या एक्स्ट्रा स्पेस होती है आउटसाइड द कैपिलरीज, वहां पे उन स्पेसेस में ये लीक आउट हो जाती है थ्रू द कैपिलरी वॉल. तो इसके लिए आरबीसी के अंदर होना बहुत जरूरत है कि ये ब्लड का ही हिस्सा रहे. एक और प्रॉपर्टी जो आरबीसी के हैं, दैट इज द शेप ऑफ रेड ब्लड सेल, जो है ये बड़ी हद तक जो है चेंज होती हैं. और यही वजह होती है कि सम टाइम ज़रूरत के मुताबिक अगर कैपिलरी से ये आरबीसी ट्रेवलिंग करते हैं, सो द डायमीटर ऑफ द कैपिलरीज इज लेस देन द डायमीटर ऑफ द आरबीसी. तो आरबीसी जो है ये स्क्वीज होके उन कैपिलरीज से निकलते हैं विदाउट एनी डैमेज एंड कोलैप्स ऑफ द आरबीसी. So that is one of the property of the RBC, that they can change their shape according to the situation. If we talk about the concentration of RBC, so obviously male they have more high level of physical activity normally in the daily life as compared to the female, and that's why they required more energy, and for more energy they obviously required more RBC because energy is received after the metabolism, which की ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और ऑक्सीजन की जो है ये हेमोग्लोबिन है which is in RBC. That's why we need more and more RBC in the male. And the other hand, there is normally there is less number of RBC than is compared to the male. So the normal RBC concentration in the male, that is 52 lakh, और वी कैन से इस तरह हम कह सकते हैं कि इस में भी 3 लाख का जो है ये रेंज है, यानी इट कैन बी बिटवीन 49 lakh to the 55 lakh. Similarly, females में ये जो नॉर्मल कंसंट्रेशन है ये 47 lakh प्लस माइनस 3 lakh जो है ये होती है. जो लोग हाई एल्टीट्यूड में रहते हैं तो उनमें आरबीसी की क्या सिचुएशन होती है. सो दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और इसकी वजह कि देयर इज व्हाई द आरबीसी नंबर इज हाई मोर एंड मोर, हाई लेवल होती हैं, ज्यादा होती हैं देन द नॉर्मल इन दोज पीपल हु आर लिविंग एट एल्टीट्यूड. वजह ये है कि वहां पे उनको थोड़ी सी पार्शियल प्रेशर डिफरेंस होता है, ज्यादा कम होता है, क्योंकि एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन कंटेंट कम होता है, सो पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है. सो देयर इज डिफिकल्टी ऑफ मोर एंड in the inhalation of that oxygen. Secondly, and इसका जो इफेक्ट होगा, so they will on the bone marrow भी होगी कि when there is too much oxygen, so they will lead to the more and more production of RBC, and that is one of the reason why the person living at high altitude they have high number of RBC concentration as compared to those normal population which are living at the low altitude. If we talk about the quality of hemoglobin in the cell, so there are two values. दो सिचुएशन है कि हम 100 मिलीलीटर ऑफ आरबीसी की बात कर रहे हैं या 100 मिलीलीटर आप ब्लड की बात कर रहे हैं, क्योंकि ब्लड में फिर वहाँ पे डब्ल्यूबीसी भी होती हैं, प्लेटलेट्स भी होती हैं, तो इसलिए वहाँ पे पर 100 मिलीलीटर ऑफ कंप्लीट होल ब्लड में जो हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन है वो थोड़ी सी कम होगी. ऑन द अदर हैंड अगर सिर्फ आरबीसी की बात की जाए तो फिर वहाँ पे चूंकि प्रोपोर्शन ऑफ आरबीसी की उसमें आएगी तो इसलिए 34 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन दैट इज प्रेजेंट इन ईच 100 मिलीलीटर ऑफ आरबीसी. और इसको जो है कह सकते हैं कि दिस इज नोन एज द मीन corpuscular hemoglobin concentration, that's 34 gram per 100 milliliter of RBC. और ये दिस इज द मेटाबॉलिक लिमिट ऑफ सेल हेमोग्लोबिन, विच मीन इससे ज्यादा जो है प्रेजेंट जो है तो अवेलेबिलिटी मुमकिन नहीं है. दिस इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ हेमोग्लोबिन विच कैन बी देयर इन द आरबीसीज पर 100 milliliter, and hemoglobin does not rise above this metabolic limit. This is the maximum limit.
In normal people, the percentage of hemoglobin is almost always near the maximum in each cell, and there is uniformity between the distribution of the hemoglobin in each cell. However, when hemoglobin formation is deficient, the percentage of hemoglobin in the cell may fall considerably below this value, or obviously they will be also decrease in the red blood cell because of that diminished number of hemoglobin. What is hematocrit? Uh, blood जो है it is made of the plasma and the cells. So that cellular portion of the blood is known as the hematocrit. तकरीबन 55% जो है this is the plasma and the remaining 45% जो है this is the hematocrit. And the range is between 40 to 45%. So the percentage of the cells of the blood, that is maybe the white blood cell, the red blood cell, the platelets, इन तमाम को combinedly जो है hematocrit कहा जाता है. तो we can say that the cell portion of the blood is known as the hematocrit. When whole blood of the men contain an average of 15 ग्राम of hemoglobin per 100 milliliter of the blood. जो हमने इससे पहले डिस्कस किया था दैट वाज द मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन जो 34 ग्राम था, लेकिन वो 100 मिलीलीटर आप आरबीसी था. यहाँ पे इस बात को थोड़ा सा जहन में रखिए कि यहाँ पे होल ब्लड की बात हो रही है. तो अगर मेन की बात की जाए तो 100 मिलीलीटर पूरी ब्लड में देयर विल बी 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन. अदर हैंड वही 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड की में वुमेन में देयर विल बी 14 ग्राम ऑफ द hemoglobin. Now there is a question, if 1 gram of hemoglobin can combine 1.34 milliliter of oxygen, then what will be the total amount of oxygen being carried in each 100 milliliter of blood? So that simply we will use this equations and this concentration of hemoglobin, and we can solve this question very easily. Each gram of pure hemoglobin is capable of combining 1.34 milliliter of oxygen. So that's why the question is how much will be there in that of what? Okay, मैं आ रहा हूँ. So यहाँ पे इस इक्वेशन को हम देख सकते हैं कि अगर हमारे पास जो है 3 ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन है which is actually per 100 milliliter of that, and then it will be multiplied by 1.34 milliliter vaccine per gram of the hemoglobin. So the total amount of that oxygen would be 20.1. इस तरह की जो है इक्वेशन जो है पूछी जा सकती हैं कि अगर 1 ग्राम जो है ये 1.34 ले सकती हैं तो 15 ग्राम कितनी देगी. तो सिंपली you will just multiply them with both each other and that will lead to the obviously 20.1 or simply 20 milliliter of oxygen. Now the next topic is the erythropoiesis. It simply means the process of RBC production. One is the हेमेटोपियोसिस. अब हेमेटोपियोसिस जो है ये तमाम ब्लड सेल की यूज होती है, यानी प्रोडक्शन ऑफ द वाइट ब्लड सेल, प्रोडक्शन ऑफ द रेड ब्लड सेल, प्रोडक्शन ऑफ द प्लेटलेट्स. और ये जो आरबीसी की जो प्रोडक्शन है यानी हेमेटोपियोसिस का वो पोर्शन वो हिस्सा जिस जिस प्रोसेस में आरबीसी प्रोड्यूस होती है स्टेम सेल से, दैट प्रोसेस नोन एज द एरिथ्रोपियोसिस. सो द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द रेड ब्लड सेल इज नोन एज द एरिथ्रोपियोसिस. कहाँ कहाँ पे आरबीसी जो है प्रोड्यूस होती हैं तो ये डिपेंड करता है कि व्हाट इज द स्टेज ऑफ दैट पर्सन, यानी किस स्टेज, मुख्तलिफ स्टेज पर मुख्तलिफ साइट्स होते हैं. व्हेन द पर्सन इज इन द एम्ब्रियोनिक लाइफ, अभी तक उनके ऑर्गन्स जो हैं अभी नहीं बने होते हैं, सो उस टाइम पे भी जो है आरबीसी प्रोड्यूस होती हैं. दैट आरबीसी इन द अर्ली वीक्स ऑफ द एम्ब्रियोनिक लाइफ is produced by the yolk sac. The entire embryonic life जो है that is up 2 months or we can say that the 8 weeks. तो इनके पहली वीक में जो है यहाँ पे yolk sac जो है they produce the RBC. Then in the middle trimester, from 3 to 6 months of the pregnancy, when the मुख्तलिफ जो organs जो हैं ये बने होते हैं तो फिर आरबीसी जो है ये liver, spleen and lymph nodes जो हैं ये बनाते हैं. जबकि लास्ट मंथ अब एंड आफ्टर द प्रेगनेंसी जो है आरबीसी जो है दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द बोन मैरो. 5 साल तक जो है
जितनी भी लॉन्ग बोन्स है, जितने भी बोन्स हैं, उन तमाम बोन्स की जो बोन मैरो हैं, ये आरबीसी जो है ये प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन 20 साल तक जो है मैरो जो है ये सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग बोन्स बनाते हैं, और वो भी एक्सेप्ट ह्यूमरस एंड टिबिया। अब वजह क्या है कि क्यों ह्यूमरस एंड टिबिया जो है एट 20 years of age that stop production of the RBC? So the main जो reason इसके पीछे, that is actually the deposition of that lipid, are they become too fatty, and because of that too fatty they are unable to produce the RBC, and hence that stop production of the RBC. उसके बाद जो है 20 साल के बाद जो है अभी जो है आहिस्ता आहिस्ता देयर इज डिक्लाइन इन द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी बाय द डिफरेंट बोन्स, बोन मैरो। और वहाँ पे फिर जो रिब्स है, स्टर्नम है एंड वर्टेब्रा है, एज वेल एज द इलियम, ये तमाम जो है फिर ये आरबीसी जो है प्रोड्यूस करते हैं स्पेसिफिकली एट द लेटर स्टेज ऑफ लाइफ एट 60 70 और 80 years of age। आरबीसी और वहाँ पे जो है वर्टिब्रा की जो बोन मैरो है ये प्रोड्यूस करते हैं। तो सबसे ज्यादा जो लेटर स्टेज ऑफ लाइफ तक आरबीसी प्रोड्यूस कर सकते हैं, दैट इज एक्चुअली द वर्टिब्रा। दिस इज एक्चुअली द yolk sac which will produce the RBC. This is the embryonic structure. This is the equation, yeah, we can say that the graph which represents the production of RBC by the bone marrow. This is usually the stop. Initially, all bones of the bone marrow of all bones जो है they can produce the RBC, and then आहिस्ता आहिस्ता फिर टीबिया एंड इसके बाद ह्यूमरस जो है 20 years से पहले पहले they stop the production of RBC। उसकी कुछ साल बाद यानी वी कैन से दैट 24 25 साल तक जो है इस पे फिर जो ताई बोन है फीमर, ये भी जो है उसके बोन मैरो भी जो है प्रोडक्शन ऑफ द आरबीसी जो है बंद कर देती है। और एट द लेटेस्ट स्टेज तक ये तमाम लॉन्ग बोन्स की जब उनकी बंद हो जाती हैं प्रोडक्शन ऑफ सिल्स, लेकिन रिब्स एंड स्टर्नम एंड वर्टिब्रा जो इनमें ये कंटिन्यू रहते हैं, दे कैन प्रोड्यूस द आरबीसी थ्रू द लेटर स्टेज ऑफ द लाइफ। लेकिन इन तीनों में सबसे ज्यादा जो आरबीसी प्रोड्यूस करता है, वी कैन सी हियर दिस इज ऑन द टॉप, दिस इज एट 70 स्टेज। अब द 75% जो है दिस इज एक्चुअली वर्टिब्रा ही होती हैं, वन मेयर ऑफ द वर्टिब्रा ही यूज होती हैं to produce RBC, and very less number of percentage of the rib bone marrow and then the sternum bone marrow that can produce the RBC. So अगर इन तीनों की बात कर ले, so more production of RBC is by the vertebra bone marrow, the second is the bone marrow of the sternum, and the third is the bone marrow of the rib। while long bones की bone marrow जो है because of too fatty उनके cells हो जाते हैं, so bone marrow is then unable to produce the आरबीसी। तो 30 एज से पहले पहले लॉन्ग बोन्स जो है लेट स्टॉप प्रोडक्शन ऑफ द आरबीसी। अब यहाँ पे जो हमने यूरोथ्रोपियोसिस की, तो बेसिकली ये स्टेम सेल से ही जो है मेच्योर आरबीसी बनते हैं। और उस स्टेम सेल जहाँ से तमाम न सिर्फ ये कि आरबीसी बल्कि वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, ये तीनों की तीनों जो हैं ये बनते हैं, दैट इज एक्चुअली नोन एज द प्लूरिपोटेंशियल हेमोपियोटिक स्टेम सेल। अब why it is known as the pluripotential? Because it has the capability of dividing into differentiating into different numbers of cell. So that's why it is known as the uh, pluripotential hematopoietic stem cell. So हम इस पर बात करेंगे कि जो प्लूरिपोटेंशियल हेमियोपोएटिक स्टेम सेल है, उसके बाद उसकी जो नेक्स्ट प्रिकर्सर्स क्या है, उसके बाद नेक्स्ट सेल्स क्या बनेंगे। हम ग्रोथ इंड्यूसर पर बात करेंगे एंड डिफरेंशिएशन इंड्यूसर पर ब्रीफली जो है बात करेंगे। सो एरिथ्रोपियोसिस की बात हम कर ले, तो ये जो PHSC है विच इज एक्चुअली नोन एज द प्लूरिपोटेंट हेमियोपोएटिक स्टेम सेल, इसके पास दो रास्ते हैं। या तो ये अपनी ही जो प्रोडक्शन है, बल्कि तीन ऑप्शन है उसके पास। या तो ये इसकी माइटोसिस होगी एंड दैट विल इंक्रीज इट्स ओन पॉपुलेशन एंड विल मेक another similar PHSC, the pluripotent hematopoietic stem cell। और हमने ये कहा कि pluripotent जो है या pluripotential, why it is known as, because it have the capability to differentiate into different numbers of cells। We can see ये तमाम cells जो है
ये एक स्टेम सेल से बनते हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द प्लोरिपोटेंशियल हेमोपियोटिक स्टेम सेल। तो तीन रास्ते हैं, या तो ये CFUS यानी कॉलोनी फार्मिंग यूनिट स्प्लीन ये बनाएगा, या अपनी ही पॉपुलेशन इंक्रीज करेगा एंड इट विल मेक द PHEC, या जो है ये कन्वर्ट होगा टू मेक द लिम्फाइड स्टेम सेल LEC, जो बाद में या तो T लिम्फोसाइट या B लिम्फोसाइट उससे बनेंगे। तो ये T लिम्फोसाइट B लिम्फोसाइट ये भी जो है इस प्लोरिपोटेंट हेमोपियोटिक स्टेम सेल से बनते हैं। प्लेटलेट्स जो है ये भी इससे से बनते हैं, मैक्रोसाइट्स एज वेल एज द ग्रेन्युलोसाइट्स, मोनोसाइट, ये तमाम जो है इंक्लूडिंग द एरिथ्रोसाइट, द रेड ब्लड सेल्स, ये तमाम के तमाम ये प्लूरिपोटेंट हेमोपियोटिक स्टेम सेल से बनते हैं। प्लूरिपोटेंट से जैसे हमने कहा कि है, तो या तो ये अपनी पॉपुलेशन इंक्रीज करके सिमिलर PEC बनाएगा, या जो है ये लिम्फाइड स्टेम सेल बनाएगा। On the other hand, it can be converted into the LFUS, which known as the colony forming unit spleen. अब इसके पास जो है तीन ऑप्शन है, या तो ये CFU-B बनाएगा यानी कॉलोनी फार्मिंग यूनिट ब्लास्ट बनाएगा, या जो है कॉलोनी फार्मिंग यूनिट ग्रेनुलोसाइट्स मोनोसाइट, GM का मतलब है ग्रेनुलोसाइट्स मोनोसाइट, या जो है ये मेगाकार्योसाइट बनाएगा कॉलोनी फार्मिंग यूनिट मेगाकार्योसाइट्स आर दो सेल्स जिससे प्लेटलेट्स बनते हैं। तो ये एरिथ्रोपोइएसिस की बात कर ले तो CFU-B जो है ये फिर कन्वर्ट होते हैं इनटू द CFU-E, which also known as the colony forming unit erythrocytes, and that is the immature form of the RBC, which then mature into the erythrocyte या RBC, mature RBC. Similarly, the colony forming unit granulocyte, monocyte या तो granulocyte में convert या monocyte में convert होगा। Granulocyte which having the granules in their cytoplasm that are the neutrophils, eosinophils and the basophils, and these monocytes they may become the macrocytes later. Similarly, this megakaryocytes, the colony forming unit megakaryocyte, which is actually a product of the that from the pluripotent hematopoietic stem cell, they will be converted into megakaryocytes, which will eventually mature into the platelets. इस तरह तमाम सेल जो है ये एक ही उससे बनते हैं, that is known as the pluripotent hematopoietic stem cell. So life of all blood cells began in the bone marrow from a single type of cell, which we call as the pluripotent hematopoietic stem cell, and this is the why it is known as the pluripotent, as we discussed, because it has the capability of the differentiating to different types of cell. और ये जो PHC है इसकी जो सप्लाई है एज के साथ साथ ये कम होती है, दैट्स व्हाई रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन जो है ये एट द लेटर एज ऑफ द लाइफ ये थोड़ी सी कंसंट्रेशन उसकी कम हो जाती है। Intermediate stage cells are very much like the pluripotent stem cells, even though they have already become committed to a particular line of cells and are called the committed stem cells. Committed stem cells, they ये जो committed stem cells है ये हम कहते हैं उसको कॉलोनी फार्मिंग यूनिट ब्लास्ट को, कॉलोनी फार्मिंग यूनिट ग्रेन्यूसाइट मोनोसाइट को, एंड कॉलोनी फार्मिंग यूनिट मेगाकार्योसाइट, ये तमाम के तमाम जो हैं ये कमिटेड है। कमिटेड इसको इसलिए कहते हैं कि ये डेडिकेटेड हो जाते हैं। सपोज CFU-B is committed to make from the RBC, CFU-GM will make the WBC, and CFU-M will eventually make the platelet. So these all are also known as the committed stem cell. The different committed stem cell, when grown in culture, will produce colonies of the specific type of blood cell, as we red blood cell हो सकती हैं, WBC हो सकती हैं, platelets हो सकती हैं. A committed stem cell that produce erythrocyte is known as the colony forming unit erythrocyte, and those forming the granulocyte are known as the CFU GM. It is also known as the colony forming unit blast CFUB. So this is the uncommitted pluripotent hematopoietic stem cells. Start as फिर ये convert हो into the committed pluripotent hematopoietic. Committed का मतलब ये कि अब ये decide होगा कि आगे जाके ये किसी एक सेल ही उससे बनेगी. So if they are converted into the lymphoid stem cell, they will
make the lymphocytes, the T lymphocyte and the B lymphocyte. अगर ये बनाते हैं colony forming blastocytes, so they will either become the CFUE, यानी E mean erythrocyte, and if they make the colony forming GM, या तो granulocyte बनेंगे या यहाँ से monocyte बनेंगे, एंड या तो है ये कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एम बनाएंगे विच मीन में कैरियोसाइट जो आगे जाके प्लेटलेट्स बनाएंगे। तो ये मुख्तलिफ जो सेल्स है लिम्फोसाइट्स है, रेड ब्लड सेल्स है, इसके अलावा जो इसकी न्यूट्रोफिल है, बेसोफिल है, एसिनोफिल है, मानोसाइट है, प्लेटलेट्स, ये तमाम की तमाम जितनी भी हैं, all these cells they have been produced from the प्लूरिपोटेंट हेमियोपोटिक स्टेम सेल, और इसी वजह से इस हेमियोपोटिक स्टेम सेल को प्लूरिपोटेंट कहा जाता है। इट में गिव राइज टू ए डिफरेंट नंबर ऑफ सेल which can be lymphocyte, red blood cell, or WBC or the platelets. अब आते हैं टुवर्ड्स अनदर टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था अबाउट द एरिथ्रोपोइसिस के बारे के बाद, कि हम ग्रोथ इंड्यूसर्स और डिफरेंशिएटर इंड्यूसर पर बात करो। ये दोनों प्रोटीन्स होते हैं, ऑल दीज आर प्रेजेंट इनसाइड द बोन मैरो। अब बोन मैरो की ग्रोथ इंड्यूसर की अगर हम बात कर लें, और ये जो ग्रोथ इंड्यूसर्स होते हैं या तो पैरामिनल ये साइटोकाइंस होते हैं या ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं या हार्मोन्स होते हैं। सो इनमें से इम्पोर्टेंट जो हैं, दिस इज द इंटरल्यूकिन 3 एंड एज वेल एज द इंटरल्यूकिन 6। इसके साथ साथ जो है इसमें और जो स्ट्रक्चर हो सकते हैं वो स्पेसिफिकली आरबीसी के लिए तो नहीं है, लेकिन बाकी डब्ल्यूबीसी के लिए यानी स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स के लिए होते हैं। लाइक इट हैव द ग्रेन्युलोसाइट मैक्रोफेज कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर उसमें होती हैं। इसके अलावा जो है इसमें जो मेगाकैरियोसाइट स्टिमुलेटिंग फैक्टर वो भी उसमें ही होती है, इसमें शामिल होती हैं। लेकिन ये जितनी भी ग्रोथ इंड्यूसर्स होते हैं, ये तमाम के तमाम ये बोन मैरो के अंदर होते हैं। और एक जो इसकी सिमिलरिटी है वो ये है कि ये चाहे ये इंटरल्यूकिन 3 है, इंटरल्यूकिन 6 है, या ये GM-CSF है, या ये मेगा कैरियोसाइट स्टिमुलेटिंग फैक्टर है, ये तमाम के तमाम जो है ये सिंपल ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, उसको इंड्यूस करते हैं, लेकिन डिफ्रेंशिएटिंग नहीं कर सकते। डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर जो है जो इंड्यूसर वो अलग होते हैं। So इसमें जो important one जो है, this is the interleukin 3 or also known as the IL-3, that promotes the growth and reproduction of the gametted stem cells। और बाकी जो ग्रोथ इंड्यूसर्स होते हैं ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल के लिए, जैसे अभी हमने कहा कि जो मैक्रोफेज जो ग्रेन्युलोसाइट के लिए होते हैं या प्लेटलेट्स के लिए होते हैं, तो ये मल्टीपल प्रोटीन्स होते हैं बोन मैरो में, they can induce the growth as well as the differentiation inside the bone marrow। अब ये जो डिफरेंशिएशंस इंड्यूसर्स होते हैं, ये एक्चुअली रीजन होते हैं कि व्हेन देयर इज ये हेमोपियोसिस होती है, या यहाँ पे जो हम एरिथ्रोपियोसिस अभी डिस्कस कर रहे थे, तो इसमें आगे आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये एक सेल से दूसरी सेल में जो कन्वर्जन होती है, ये डिफरेंशिएशन होती है, उसमें कुछ चेंज, उसके साइटोप्लाज्म में चेंजेस आते हैं, उसके न्यूक्लियर मटेरियल में चेंजेस आते हैं। ये तमाम जो चेंजेस आते हैं, दैट इज एक्चुअली द duty of the differentiation inducers। They cause one type of gametted stem cell to differentiate into one or more steps towards the final adult blood cell or the mature blood cell। अब कौन से फैक्टर है जो इन जीआई और ये जो ग्रोथ इंड्यूसर और ये डिफरेंशिएशन इंड्यूसर जो है इसकी कंट्रोल करते हैं? सो द मेन रीजन बिहाइंड दैट इज एक्चुअली द level of oxygen। if there is less oxygen level exposure for a long time, so there will be growth induction differentiation and production of greatly increased number of erythrocytes। इसी तरह जो है जब इन्फेक्शन होती हैं तो इन्फेक्शन पे होता क्या है कि जब इन्फेक्शन हो जाती है तो वहाँ पे ग्रोथ और ये जो इंड्यूसर और डिफरेंशियल इंड्यूसर्स इनमें इंक्रीज आती हैं, और इवेंचुअली जो है इनकी इंक्रीज के बाद जो है यहाँ पे वाइट ब्लड सेल की स्पेसिफिक टाइप जो है ये बनते हैं।
सो इट मीन एक स्टिमुलस की जरूरत होती है, जिस तरह एरिथ्रोसाइट के लिए व्हाट इज द स्टिमुलस इन द इंक्रीज ऑफ द कंसंट्रेशन एंड नंबर ऑफ दिस GI and DI in the bone marrow. This is the hypoxia or the less oxygen level. एंड फॉर लॉन्ग टाइम मीन कि यहाँ पे एक दो दिन या इस तरह एक कुछ टाइम के लिए 5-6 मिनट के लिए अगर ऑक्सीजन कम हो जाए, सो दैट में भी प्रॉब्लम तो होगी, but there will be no such big rise in the number of the GI DI. On the other hand, when there is prolonged या long time जो यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल लो लेवल की एक्सपोजर होती है, तो फिर it may lead to the too much increase in the GI and DI. These are the different stages of the एरिथ्रोपियोसिस। जब यहाँ पे कमिटेड स्टेम सेल बनती है, कमिटेड स्टेम सेल जो एरिथ्रोब्लास्ट होती हैं, या तो उसके बाद जो है जो पहला बनता है, दैट इज एक्चुअली नोन एज द प्रो एरिथ्रोब्लास्ट। अब इस तरह भी कह सकते हैं कि प्रो एरिथ्रोब्लास्ट जो है बेसिकली दिस इज दैट इनिशियल और स्टार्ट इमेच्योर आरबीसी जो कमिटेड स्टेम सेल से बनती है। और इस प्रो इलेक्ट्रोब्लास्ट में यहाँ पे न्यूक्लियर भी कंटेन होगा, साइज इसका ज्यादा होगा, साइज उसका लार्ज साइज सेल होगा, न्यूक्लियस भी बहुत मतलब लार्ज साइज होगा, न्यूक्लियर मटेरियल इसमें प्रेजेंट होगी। इसके अलावा जो इसमें साइटोन जार्गेनरीज हैं, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गाल्जी बॉडीज हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, ये तमाम जो है इसमें प्रेजेंट होगी। उसके बाद जो है बनती है बेसोफिल एरिथ्रोब्लास्ट। अब बेसोफिल एरिथ्रोब्लास्ट जो है इसको अर्ली नार्मोब्लास्ट भी कहा जा सकता है। और अर्ली नार्मोब्लास्ट जो है ये जैसे हमने कहा कि इसका न्यूक्लियस जो है थोड़ा सा लार्ज होगा, तो बेसोफिल में उसकी थोड़ी सी जो साइज होती है न्यूक्लियस की, ये कम हो जाती है, थोड़ी सी छोटी हो जाती है। और न्यूक्लियस जो है ओवल शेप से ये बिट थोड़ा सा राउंड शेप में आ जाता है। और इसके अंदर जो क्रोमेटिन होता है, पैन क्रोमेटिन, ये भी प्रेजेंट होती है। और तकरीबन जो एक या दो न्यूक्लियाई इनसाइड द न्यूक्लियस जो है ये विजिबल हो जाते हैं। वी कैन सी हियर एज वेल देयर आर दिस इज द न्यूक्लियस एंड दीस टू आर द न्यूक्लियस। दो न्यूक्लियाई जो है, वन और टू न्यूक्लियाई, दे बिकम विजिबल। साइटोप्लाज्म की बात की जाए इन द बेसिफिल एरिथ्रोब्लास्ट में, तो यहाँ पे जो ब्लू कलर इसको इसकी जब स्टेनिंग होती है तो इसको ब्लू कलर आएगा, एंड दैट इज द रीजन इट इज नोन एज द बेसोफिल एरिथ्रोब्लास्ट। बेसोफिल मीन दैट ब्लू स्टेनिंग या ब्लू कलर जो है। सो इसका जो डीप बेसोफिलिंग है जस्ट भी, और ये क्यों होती है जब इसको स्टेनिंग होती है, तो उसमें एक्चुअली स्टेन की वजह से यहाँ पे जो हाई लेवल ऑफ आरएनए कंटेंट होती है, उसकी वजह से इसका कलर ब्लू हो जाए, क्योंकि यहाँ पे स्टिल देयर इज नो हीमोग्लोबिन, सो देयर विल बी नो सच पिंक और मैरून और रेड कलर। तो ये तमाम जो इसकी कलरेशन होगी, वी कैन सी साइटोप्लाज्म की शेप कलर जो है, आप इस न्यूक्लियस की सराउंडिंग में देखिए ब्लू कलर है। तो दैट ब्लू coloration of the cytoplasm is because of the high RNA content and lacking of the hemoglobin। और इसके बाद जो है अगर मेन फंक्शन जो इसका ये है कि ये जो ट्रांसक्रिप्शन और हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस जो है इसकी इनिशिएशन इसमें हो जाती है। द polychromatophil erythroblast which is also known as the intermediate normoblast, ये साइज में और भी छोटा हो जाता है, यस वी कैन सी हियर यहाँ पे। और तकरीबन जो बेसिपल एरिथ्रोब्लास्ट है उसकी जो जो साइज है तकरीबन ये 12 to 20 माइक्रोमीटर होती हैं, जबकि ये और भी छोटी हो जाती हैं एंड दे बिकम लेस देन 15 माइक्रोमीटर। 10 to 15 इज द एवरेज। न्यूक्लियस जो है ये और भी राउंड हो जाता है और साइज उसकी छोटा हो जाता है। इसके अलावा जो क्रोमेटिन होती है इस न्यूक्लियस के अंदर, वो कंडेंस हो जाती हैं। और उसके अलावा जो है इसकी जो दो न्यूक्लियाई हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता जो है इनविजिबल होना शुरू हो जाते हैं इन द प्लूरिक्रोमेटोफिल एरिथ्रोब्लास्ट। और जिस तरह क्लियर बेसोफिल में दिखाई देते हैं, इसी तरह क्लियर जो है ये पोलीक्रोमेटोफिल एरिथ्रोब्लास्ट में नहीं होते। इसके अलावा जो है इसकी जो साइटोप्लाज्म की कलरेशन की बात करें, तो
अब ब्लूइश थोड़ा सा ये पिंकिश हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है ये जो एसिडोफिलिक हीमोग्लोबिन है वो यहाँ पर इसकी शुरुआत होंगी, थोड़ी सी प्रेजेंट होगी, बट स्टिल दे विल बी नॉट द जो कंप्लीट हीमोग्लोबिन लेवल जितनी होती है वो अभी तक इसमें बनी नहीं है, बट स्टिल इट हैव सम हीमोग्लोबिन एज कंपेयर टू द बेसोफिल, जब और जहाँ पर हीमोग्लोबिन जो है बिल्कुल भी नहीं होती। तो ये जो ग्रेश ब्लू या थोड़ा सा जो पिंकिश ब्लू आप कह सकते हैं, ये इसलिए कि स्टिल इट कंटेन द आरएनए कंटेंट, एंड why it is not like blue because it may contain now some that hemoglobin। और इसका जो फंक्शन की बात की जाए तो पॉलीक्रोमेटोफिल एरिथ्रोब्लास्ट जो है, ये जो हेमोग्लोबिन की प्रोडक्शन है इसको थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं, या वी कैन से दैट कि ये इसकी इंटेंसिटी जो है ये इंक्रीज कर देता है, दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ द हेमोग्लोबिन। और सेकेंडली जो है ये जो ट्रांसक्रिप्शन एक्टिविटी है विच वाज हाई इन द बेसोफिल, यहाँ पे थोड़ी सी कम हो जाती है। The orthochromatic erythroblast, which is also known as the late normoblast। वैसे नर्मोब्लास्ट जो है ये अर्ली नर्मोब्लास्ट, इंटरमीडिएट नर्मोब्लास्ट एंड द लेट नर्मोब्लास्ट। और नर्मोब्लास्ट होता क्या है? नर्मोब्लास्ट की तीन कैरेक्टरिस्टिक आप कह सकते हैं। एक तो ये कि ये बोन मैरो के अंदर होगा, सेकेंडली जो है ये इमेच्योर होगा, एंड थर्ड जो है ये उसमें जो आरएनए कंटेंट है वो थोड़ी बहुत उसमें होगी, तो दैट एक्चुअली नोन एज द नार्मोब्लास्ट। ये तमाम की तमाम इमेच्योर रेड ब्लड सेल्स होते हैं, बट स्टिल दे विल बी इनसाइड द जितने भी बेसोफिल एरिथ्रोब्लास्ट है, पॉलीक्रोमेटोफिल एरिथ्रोब्लास्ट है, या आर्थोक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट है, ये तीनों की तीनों जो है ये बोन मैरो के अंदर होंगे। साइज इसका और भी छोटा हो जाता है, जैसे यहाँ से ये इस साइज से ये जो साइज इसका छोटा था, फिर इससे इसका साइज छोटा था। आर्थोक्रोमेटिक में यहाँ पे साइज और भी कम हो जाता है, एंड ऑलमोस्ट जो है ये 20 माइक्रोमीटर तक लार्ज साइज जो मैक्सिमम है 20 तक हो सकती है, ये 15 तक हो सकती है, और ये जो है यहाँ पे 12 माइक्रोमीटर तक जा सकती है, 8 to 12 माइक्रोमीटर उसकी साइज होती है। यहाँ पे न्यूक्लियस जो है बहुत हाईली कंडेंस हो जाती हैं, और यहाँ पे जो न्यूक्लियाई है जो यहाँ पे थोड़े बहुत विजिबल था या थोड़े सा ब्लर था, यहाँ पे बिल्कुल जो है ब्लास्ट में न्यूक्लियाई बिल्कुल विजिबल नहीं होगा। और इसका कलर जो है साइटोप्लाज्म का ये भी जो है पिंकिश की तरफ हो, क्योंकि यहाँ पे हेमोग्लोबिन की जो कंसंट्रेशन है ये ऑलमोस्ट हाफ तक पहुंच जाती है, यानी ये पिंक कलर उस पे तब शुरू हो जाती है जब 34% तक जो है आप आल जो हेमोग्लोबिन कंसंट्रेशन है उसका 34% जब यहाँ पे बन जाता है, तो इसका कलर जो है ये ब्लू रेड कलर तरफ या पिंक की तरफ जो है चला जाता है। तो यहाँ पे जो पिंक और ऑरेंज कलर इसकी आ जाती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट हाई हेमोग्लोबिन कंटेंट, बट स्टिल यहाँ पे जो बेसोफिलिक मटेरियल है, जो आरएनए मटेरियल है, वो यहाँ पे स्टिल थोड़ी बहुत जो है मौजूद होगी। यहाँ पे इसके बाद जो कंडेंसेशन, दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ कंडेंसेशन ऑफ द न्यूक्लियर। उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप जो है दिस इज द रेटिक्यूलर साइट। यहाँ पे ये न्यूक्लियस मुकम्मल जो है खत्म हो जाती है, और यहाँ पे ये जो कंडेंस न्यूक्लियस था ये स्कैटर हो जाता है, इसका जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है, और एक नेटवर्क की सूरत बना लेते हैं, और नेटवर्क की ही वजह से इसको रेटिकुलर साइट कहा जाता है। दैट रेटिकुलर मीन नेट लाइक नेटवर्क। यहाँ पे साइज और भी छोटा हो जाता है, पिंक से ये रेड हो जाता है। रेटिकुलर साइट जो है दिस इज दैट स्टेज जहाँ पे ये आरबीसी जो है इमेच्योर आरबीसी ये बोन मैरो छोड़ के कैपिलरीज में एंटर हो जाती हैं, but still it is immature, still it contain a little bit amount of RNA, that there is no nucleus, all other organelles they are यहाँ पे बिल्कुल जो है निकल गायब हो जाते हैं। और यहाँ पे एट द एंड इन द इनसाइड द कैपिलरीज यहाँ पे फिर ये जब इंटर हो जाते हैं जब इच्छे, और ये बाइकनकेव स्ट्रक्चर के होते हैं जहाँ पे कोई न्यूक्लियस नहीं होता, जहाँ पे कोई गाल्जी अपरेटस नहीं होती, कोई यहाँ पे
एंडोप्लाज्म में रेटिकुलम नहीं होता। सो देयर इज दिस इज देन द कंप्लीट एंड मैच्योर आरबीसी जो आगे जाके 120 डेज तक ही मैच्योर होगा। सो एक्चुअली दिस ये जो डिफरेंट स्टेजेस हैं, दिस कंप्लीट प्रोसेस इज नोन एज द erythropoiesis. So when stimulated, the CFUE, that is from the proerythroblast, that will become the basophil erythroblast, stand with basic dyes. Cell at this time has accumulated very little hemoglobin. या बिल्कुल नहीं होता इसमें. Nuclear material condenses as the cells become filled with a hemoglobin to be concentration of about 34%. Nucleus condenses final remnant absorbed and extruded from the cell. इसके बाद जो है जब ये न्यूक्लियस उससे निकल जाती है और ये सिंपल एक नेटवर्क बन जाती है, सो देन इट इज नोन एज द रेटिकुलोसाइट, बट स्टिल इट हैव सम बेसोफिलिक मटेरियल. बेसोफिलिक मटेरियल मीन it contain the RNA. As well, it still contains some the remnants of the Golgi apparatus, mitochondria, and other cytoplasmic organelles. उसके बाद जो है ये रेटिकुलोसाइट जो है ये डायबिटीज के जरिए ये ब्लड में एंटर हो जाते हैं. और डायबिटीज का मतलब है कि ये जो कैपिलरी मेम्ब्रेन है उसके छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उसके जरिए ये स्क्वीज करके उसके अंदर जो है ये ब्लड के अंदर जो है शामिल हो जाते हैं. उसके बाद जो है 1-2 डेज तक ये मेच्योर हो जाते हैं व्हेन द इनसाइड द ब्लड. और ये रेटिकुलोसाइट यहाँ के जो इनके जो बेसिक मटेरियल जो आरएनए होती है इन द स्कैटर्ड नेटवर्क फॉर्म में, विद इन 1 to 2 डेज जो है ये मुकम्मल तौर पर डिसअपीयर हो जाती हैं और सेल जो है ये बाइकनकेव शेप में आ जाती है, विच इज नोन एज द मेच्योर एरिथ्रोसाइट, द आरबीसी. So these are some of the important events which occur during the erythropoiesis. These are the different stages: proerythroblast convert into early normoblast, then intermediate normoblast, then into late normoblast. After that, reticulocyte, and then the mature RBC. These are the changes in the proerythroblast. This is synthesis of hemoglobin start. Early normoblast nuclei disappear, or deaths just start invisible. स्टार्ट होना शुरू हो जाती हैं. इंटरमीडिएट नर्वोब्लास्ट में ग्लोबिन स्टार्ट अपीयरिंग, और यहाँ पे ऑलमोस्ट ये जब ये 34% पे पहुंच जाता है तो फिर यहाँ पे न्यूक्लियस जो है ये डिसअपीयर हो जाती हैं और शेप उसका थोड़ा सा पिंकिश रेडिश हो जाता है, विच इज इन द लेट नर्वोब्लास्ट. रेटिकुलोसाइट में रेटिकुलम इज फॉर्म विच इज एक्चुअली द नेटवर्क ऑफ द न्यूक्लियर मटेरियल. न्यूक्लियस तो होता नहीं है वहाँ पे. Cell enter capillary from site of production, from which is actually the bone marrow, and in the mature RBC that is the reticulum completely 1 to 2 days में disappear हो जाती हैं and biconcave shape आ जाती हैं, and that is now ready to perform and to execute all the duties जो इसके हैं, like that is इसके transport है या और भी इसकी जो बफरिंग है या कार्बोनिक एनालिसिस के जो रिएक्शन है ये तमाम उस पर फिर हो जाते हैं. नेक्स्ट 120 डेज तक ये फिर एक्सपायर हो जाता है. Next topic जो है this is the regulation of the red blood cell production as the role of erythropoietin. इंशाल्लाह ये हम नेक्स्ट सेशन या नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज एरिथ्रोपोइटिन और इसका क्या रोल है. साथ साथ जो है हम फिर जो हीमोग्लोबिन है उसके टाइप्स है, उसके स्ट्रक्चर है, उसके फंक्शन है, इन तमाम पर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर बात करेंगे. थैंक यू सो मच टू ऑल.